मैं कभी कभी बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ जब उत्तरकाशी से एक आदमी एक सिस्ट निकलवाने के लिए मेरे पास आ रहा है। एक दिन में कितने ऑपरेशन किए थे? एक दिन में हम लोग 20 के करीबन ऑपरेशन कर चुके हैं। आप क्या चीज़ कहते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है आप कैसे कहते हैं। कि डॉक्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना पहली ज़रूरत है। पेशेंट चिल्ला रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, अगर हमने देख लिया इसकी पल्स ठीक है चिल्लाने दे इसको, हाँ, नथिंग टू वरी। बट मरीज का साहब मैं ठीक ही लग रहा है पर पल्स जा रही है उसकी 140 के आसपास, समथिंग इज रॉन्ग। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मेडिकल की पढ़ाई पहले की और अब में क्या डिफरेंस पाते हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मालूम पड़ा अभी ऑपरेशन किया, तीसरे दिन मरीज ने खांसा, आपको फिर जो है हर्निया निकल आया। मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट मैथमेटिक्स। ये दवाइयाँ जो है मरीज के लिए क्या होती हैं? फ्रेंड है। मोर इम्पोर्टेंट इज द प्रिवेंशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज के ओपन अप्रोच में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का पॉडकास्ट एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ है जो देहरादून के भीतर या यूं कहें उत्तराखंड के भीतर 5 दशकों से और 50 वर्ष से अधिक आयु चिकित्सा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर माधव प्रसाद मैठाणी जी से। मैठाणी जी उत्तराखंड के एक वो लाजवाब सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर सर्जन, जनरल सर्जन जो मरीजों के बीच, लोगों के बीच और जनमानस के बीच एक चिकित्सक के तौर पर लंबे अरसे से एक परिचित चेहरे हैं। आज तमाम उन बिंदुओं पे हम बात करेंगे जो चिकित्सा की बदलती पद्धतियां हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थितियां हैं, नए नए चिकित्सकों की है और बढ़ रहे रोगों की है और उनके इलाज की है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं और मैं चल रहा हूं डॉक्टर माधव प्रसाद मैठाणी जी के पास। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं जैसा कि परिचय में बता रहा था जी, 1972 में आपने अपनी MBBS की पढ़ाई शुरू की थी जी जी। और 72 का मतलब 47 और 72 के बीच के फासले को देखा जाए तो उस फासले से ज़्यादा फासला इधर का हो गया आपकी चिकित्सा के विद्यार्थी से लेकर के चिकित्सक तक। जी जी। उस ज़माने में जब आप एक विद्यार्थी के तौर पे होते थे, वैसे मैं कहीं डेटा भी पढ़ रहा था कि आपके टाइम 1972 का ही एक डेटा है, शायद 94 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हुआ करते थे, पूरे देश में। और वहाँ पर कैरियर की खोज में एक तो चिकित्सक बनने वाला मन, डॉक्टर बनने वाला, दूसरा बने तो पढ़ें कहाँ और एडमिशन कैसे होगा। तो इन सब पे थोड़ा संक्षिप्त में प्रकाश डालें, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। ठीक। हम 1972 से ही शुरू करते हैं। मैंने BSc कंप्लीट किया था DBS कॉलेज से। एंड चूँकि मैं बिल्कुल रिमोट विलेज से हूँ, एक सामान्य क्या विलेज, मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर थे, तो समझ लीजिए कि इकोनॉमिकली लोअर स्टेटा से ही समझिए। और उस समय हमारे दिमाग में ये भी नहीं था कि डॉक्टर बनना है। तो पिताजी एक फॉर्म लेके आए कि इसको भर देना। मैं तो तैयारी कर रहा था MSc बॉटनी की पंतनगर के लिए, तो मैंने भर दिया फॉर्म। कुछ दिनों बाद कॉल आ गई कि आपको एग्जामिनेशन के लिए आना है। मेरठ चला गया और सिलेक्शन हो गया। उस समय 72 में CPMT पहली बार शुरू हुआ था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। अच्छा, 72 में ही CPMT आया था? जी हाँ। उससे पहले मतलब टोटल उस समय 7 मेडिकल कॉलेज थे पूरे उत्तर प्रदेश में, और उनके हर एक की उससे पहले इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, तो जिसको मन चाहे जहाँ जा करके अपना एग्ज़ाम देता था। तो 72 वाज द फर्स्ट टाइम CPMT हुआ, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। एंड पूरे प्रदेश में 700 के करीबन चयन होना था। उसमें से आधा रिजर्व, आधा नॉन रिजर्व। तो मैं जस्ट
तो हम सीमांत जिले के होने के नाते मेरा रिजर्व में मैंने अप्लाई किया था। तो मैं मेरठ से अपनी डिग्री बीएससी की डिग्री लेके आ रहा था। उसी दिन अमर उजाला में रिजल्ट निकला। तो मैंने सीमांत कैटेगरी में अपना नाम देखा, नहीं था वहाँ। तो मैं घर आया, मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। घर आया तो सीमांत की अलग मेरिट बनती हाँ, थी? सीमांत की अलग मेरिट बनती थी। तो उत्तराखंड को सीमांत में रखा गया? सीमांत चमोली और पिथौरागढ़, अच्छा, ये हाँ, जो सीमांत जिले में। घर आया तो उनका तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा मैंने तो देखा है, मेरा तो नहीं हुआ। तो फिर बोला कि जनरल कैटेगरी में तुम। अच्छा, सीमांत में नहीं हुआ, उसमें हुआ। आपने सीमांत चेक करके घर चले आए। तो जनरल कैटेगरी में हुआ, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उस समय मेडिकल में करीबन 200-300 रुपये पर मंथ का खर्च था मिनिमम। तो समस्या ये हुई कि कैसे 300 रुपये किए जाए। तो माँ और पिता का जो प्यार होता है, उन्होंने कहा तुम करो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज से 50 साल पहले समझिए कि 54 साल हो गया। 54 साल मेडिकल में निकलना इटसेल्फ वाज अ क्रेडिटेबल थिंग। तो फिर उस समय कहाँ सिलेक्शन हुआ, बाय मेरिट हुआ करता था। फर्स्ट चॉइस यूजुअली लोगों की किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ हुआ करती थी, बाकी जिसको जहाँ सूट करे। तो मेरा इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में नंबर आया। अच्छा, ये ना आपका मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चॉइस थी या आप और भी कॉलेज चॉइस थे उसमें से मिला? नहीं, चॉइसेस तो 3 ऑप्शंस तो देने ही पड़ते थे। आपने पहला क्या भरा पहले था? केजीएमसी था। ओके। फिर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज था। हाँ। और तीसरा मेरे ख्याल से तो कानपुर था। जो भी रहा हो, लेकिन केजीएमसी आज भी पहला ही चॉइस रहता है लोगों का। हाँ, केजीएमसी इज द ओल्डेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। वैसे इससे पहले आगरा हुआ करता था। आगरा लाइसेंसिड एलएमपी देते थे, तो फुल फ्लेज्ड एमबीबीएस केजीएमसी। अच्छा, जब आप इलाहाबाद में अपनी पढ़ाई शुरू किया तो 1961 का ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। हाँ जी हाँ। 2 कॉलेजेस इलाहाबाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में बने, जिसमें एक 1961 में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो अब मेन सिटी में है। आपके टाइम में पता नहीं क्या हालात थे। सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी में। आज तो सर हार्ट ऑफ सिटी के हार्ट में चला गया है वो। क्योंकि गवर्नर हाउस हुआ करता था जिस जहाँ मेडिकल कॉलेज है। और दूसरा एक कॉलेज उसी समय का था सर, मोतीलाल नेहरू रीजनल कॉलेज। दोनों एक ही साथ के हैं वो, दोनों बड़े रेपुटेड हैं। उस समय जब इलाहाबाद में थे तो आपको जैसे एमबीबीएस करते समय ये ख्याल आता था कि एमबीबीएस करके यार एक अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे, और कोई स्पर्धा, कंपटीशन, ऐसी कोई चीज़ें आती थी कि डॉक्टर बनने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल में काम ही ना मिले, कोई हॉस्पिटल में नौकरी ना मिले, ऐसा डर रहता? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपने पास किया, इंटर्नशिप शुरू कर रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाता है कि आप स्टेट मेडिकल ज्वाइन करिए। पीजी का उस समय क्रेज ज़्यादा नहीं था, कुछ ही लोग सेलेक्ट करते थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। ज़्यादातर लोग जो है सर्विस में चले जाते। और आज बिना पीजी के डॉक्टर नहीं बन सकते? पीजी के डॉक्टर नहीं होते। तो आपने पीजी वहीं से किया? हाँ, मैंने पीजी वहीं से किया। अच्छा, दोनों डिग्री आप वहाँ फारिग कब हुए आप वहाँ से? कैंपस कब छोड़ा? 80 में। तो इस हिसाब से सर वो सही टाइम पे आप लगातार ही करते चले एमबीबीएस के जस्ट बाद। आपके टाइम में एमबीबीएस कितने साल का था? एमबीबीएस तो 4,500 यही पैटर्न, यही पैटर्न था। जैसे आज फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ते हैं, है ना? आपके टाइम में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में था या किसी और? नहीं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर के। क्या बताया ना? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। यही होता है सर आज भी? अभी भी यही पैटर्न है आज वो बेसिक पैटर्न है। बेसिक पैटर्न देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी तो वैसे वही है लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका बहुत बदल गया। कभी जब आपने 80 से मेडिकल कॉलेज से बाहर आए, फिर आप तो अपने डॉक्टर की दुनिया में चले गए, मरीजों की सेवा करने लगे, चिकित्सा देने लगे। आपको अपने मेडिकल कॉलेज में उसके बाद कब जाना हुआ? उसके बाद सिल्वर जुबली के टाइम पे गए थे, जब हम लोगों का 25 साल पूरा हो गया। दैट वाज सम, मेरे ख्याल से आप लगा लीजिए 2001 के आसपास। तब जाना हुआ। ओके। डॉक्टर साहब, जब आपने इलाहाबाद में पढ़ा
इलाहाबाद एक क्रेजी सिटी भी है, कंपटीशन सिविल सर्विसेज वगैरह के पॉइंट ऑफ। पढ़ते समय आपके दिमाग में आया कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ मेडिकल, लेकिन कलेक्टर भी बनना चाहिए सिविल सर्विसेज में, ऐसा कुछ माहौल वहाँ बना हुआ कभी दिखा आपको? ना, एटलीस्ट मैंने कभी नहीं सोचा ये कोई और लाइन चूज करने की। लेकिन हम ए.एन. झा हॉस्पिटल, जी.एन. झा हॉस्पिटल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज वेरी जाने माने थे इस मामले में। हाँ, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, हाँ। बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स। और ये तो यूनिवर्सिटी की बात है, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, इनके लोग हम लोग घर गए हैं इन लोगों के। वहीं सिविल लाइन में ही घर है सिविल उनका, महादेवी इनको वर्मा हम अपने का। हॉस्टल फंक्शन में बुलाते थे, है ना। तो उनका माहौल ही बड़ा वेरी लिटरेरी। आपने अपनी सर्विस एज ए MBBS डॉक्टर और फिर मास्टर के बाद MS करने के बाद पहली नौकरी कहाँ की आपने? मतलब एज ए डॉक्टर कहाँ शुरू किया आपने? देखिए, एक ये थोड़ा सा पहाड़ का समझिए एक माइंडसेट है कि फौज की तरफ बड़ा आकर्षण रहता है। तो मैंने भी आर्मी में अप्लाई किया था, एंड जिस दिन MS पूरा हुआ उसी दिन AMC हेडक्वार्टर से आ गया कि यू आर बीन अपॉइंटेड एज कैप्टन और आप ज्वाइन करिए। तो मैंने देहरादून मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में एज ए कैप्टन ज्वाइन किया था 15 मई 81 को। PG के बाद? PG के बाद Yes. एज ए सर्जन। हाँ, उस समय कोई एंटर नहीं, आपने सर्जरी PG कर लिया, यू आर एलिजिबल। अरे मिलते नहीं रहे होंगे मिलते सर। नहीं। मेडिकल कॉलेज तो 94 बताया। और सर एक डेटा और दे दूं आपको, 1972 में आप जब MBBS फर्स्ट ईयर में थे तब सिर्फ देश में 94 मेडिकल कॉलेज थे, और 1981 का डेटा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ 109 मेडिकल कॉलेज थे। मतलब इतना भी ज़्यादा 10 साल में नहीं बढ़े गुंजाइश से, इसलिए बहुत कम डॉक्टर्स रहे होंगे जहाँ तक मैं बहुत कम, बहुत कम। तो आपने वहाँ ज्वाइन किया, तो वहाँ की सर्विस कब तक चलाया? मैं 92 दिसंबर, अरे 92 एक दिसंबर, दशक पूरा आपने किया। हाँ एक दशक, एज ए मेजर और क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट सर्जन मैं आर्मी से और अपने नाम के आगे नहीं, उसका एक रीज़न है। हाँ। मुझे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण रिज़ाइन करना पड़ा ओके। आर्मी से। मैं परमानेंट कमीशन था। हाँ। परमानेंट कमीशन मीन्स यू हैव टू सर्व द फुल टेन्योर एंटायर लाइफ, और आर्मी से सर्जन का रिलीज होना तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन आई हैड टू रिज़ाइन, एंड रिज़ाइन मीन्स यू हैव टू फॉरफीट ऑल योर प्रिविलेजेस आर्मी। तो मुझे सिर्फ आर्मी कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है और DSOI का मेंबर हूँ। आपको कब तक रह सकते थे वहाँ? एंटायर लाइफ, मतलब जो भी टेन्योर तक होता है retirement 58 तब तक ईयर रह सकते 60 ईयर्स तक हम रह सकते। जब वहाँ से आपने वापस हुए जी 92 में, तब यात्रा कहाँ शुरू हुई फिर? बस 92 के बाद 93 में मैं देहरादून आ गया था, और देहरादून में तो पहले भी तो आप देहरादून में ही थे जब एज ए मेजर? मैं 3 साल रहा मिलिट्री हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ देहरादून में मिलिट्री हॉस्पिटल, तो वो तो अलग बात थी। हाँ। तो जैसे कभी डॉक्टर साहब आपके मन में ऐसा नहीं आया कि अब इतने सीनियर डॉक्टर हैं, इतने लंबे उस दौर के डॉक्टर हैं, अपना एक बढ़िया हॉस्पिटल बनाते हैं, ऐसा कभी कौन दिमाग में आया? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हाँ। मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है आदमी की नेचर पे। मुझे मालूम, अपने लिमिटेशंस मुझे मालूम है कि आई एम नॉट ए वेरी गुड मैनेजर ऑफ दी, मतलब इस ढंग का मैं प्रोफेशनल, एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल रहना चाहता, क्योंकि अपना हॉस्पिटल बनाने का मतलब है कि हाफ ऑफ द टाइम यू आर इंगेज्ड इन मैनेजमेंट। आपने बड़ी सही बात कही डॉक्टर साहब। हम भी ये कहते हैं कि एज ए डायरेक्टर, एज ए टीचर, मैं अपने को बोलता हूँ, टीचिंग का जो मज़ा है डायरेक्टर में क्या, कुर्सी टूट गई, बिजली का बिल जमा करना है, कोई आ गया मिलना है, बिल्कुल, हाँ ना, अकोमोडेट करो किसी को, भाई कहाँ क्या, ये सब मैनेजर का काम हो जाता है। उसमें प्रोफेशनली हम थोड़ा कहीं ना कहीं कट जाते हैं, और उसका बड़ा नुकसान ये होता है क्योंकि उसमें क्या रखा है वो तो भाई, ये सारी चीज़ें तो एक कॉमन मैन भी अगर थोड़ा अवेयरनेस है तो कर सकता है। आपका काम सही कह रहे हैं, आपका काम एज ए कंसल्टेंट और ऑपरेशन थिएटर मरीज के साथ। एक बात और मैं इसी में कर रहा हूँ
कि मैनेजमेंट में यू हैव टू बी हार्श एट टाइम्स विद योर एम्प्लॉइज। वो समहाउ पता नहीं मेरा नेचर नहीं है। नहीं होता है सर। हाँ अगर कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेकर के ज़्यादा कमिटेड है ना, तो उसको आपसे, जैसे आप ही का एग्जांपल लें, मैं जैसा कि सुना हूँ कि आपने एक बार सरकारी कुछ कार्यक्रम में, अगर आप उसको और क्लियर कर दीजिएगा, एक दिन में कितने ऑपरेशन किए थे? हाँ, हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। एक दिन में हम लोग 20 के करीबन ऑपरेशन कर चुके हैं। एक दिन में 20 ऑपरेशन। अब जरा सोचिए कि एक दिन में 20 ऑपरेशन, ये बिना कमिटेड डेडिकेटेड डॉक्टर्स के नहीं हो सकता। अब ऐसे थोड़ी है कि हम अस्पताल के मालिक भी रहें और उठें चेयर से और चले जाएं 20 ऑपरेशन करके चले जाएं। डाइवर्जन जो माइंड का है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हम खुद एक कुछ अपने सेंटर के डायरेक्टर हैं सर। क्लास का आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं हमेशा हमेशा क्लास को 6:30 AM अर्ली मॉर्निंग सर शुरू करता हूँ। 11 तक क्लास को फिनिश करता हूँ। उसका मूल कारण ये है कि अगर मैं 12-1 बजे क्लास करूँ, तब तक ये डायरेक्टर वाला जो दिमाग होता है ना, समस्या लेकर के उस क्लास में भी जाएगा। राइट। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने जो कहा, मैं इससे बहुत एग्री करता हूँ कि हालांकि डॉक्टर ही हॉस्पिटल बनाए, अच्छा है, बनाते ही हैं, लेकिन सबका अपना अपना मूड और मोड है। आप देखिए डॉक्टर प्रतापा रेड्डी जिन्होंने अपोलो हॉस्पिटल्स की चेन बनाई है, बट ही इज लेस ऑफ ए डॉक्टर एंड मोर ऑफ ए विजनरी, वी कैन कॉल हिम। हम लोग भी उसमें भी पढ़ते हैं सर कि एक जर्नलिस्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है। एक डॉक्टर, एक सर्जन को उस हॉस्पिटल का चीफ बना दीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट का चीफ बना दीजिए, स्टेट का चीफ बना दीजिए, उसकी सर्जरी गायब हो जाएगी। होता है, बिल्कुल। You have to sacrifice some part of your whole, है ना। और ऐसी बात भी नहीं है, अगर जैसे मैंने अभी कहा कि 20 ऑपरेशन हम करते थे, तो क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट आल्सो, बिकॉज दे सप्लाई द एनवायरनमेंट, दे क्रिएट द एनवायरनमेंट। नहीं, उसकी जरूरत तो है ही सर, उसकी जरूरत है। हम एक मतलब तब हमारा ध्यान जो है वहीं रहेगा। हाँ, बट वी कैन नॉट बी स्प्लिट पर्सनालिटी कि अभी ये कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं। नहीं, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, दोनों ठीक है। मतलब अब ये बताएं सर कि जब आपके ज़माने में पढ़ाई थी और आज की मेडिकल की पढ़ाई में कंपटीशन भी बदल गया। आप सीपीएमटी बंद हुआ, फिर नीट आ गया, और सीपीएमटी पीएमटी भी एक हुआ करता था बीच में, फिर ये बंद हो के नीट। मेडिकल की पढ़ाई पहले की और अब में रोग भी बदल रहे हैं जी, बच्चे डॉक्टर्स भी बदल रहे हैं, इक्विपमेंट भी बदल रहे हैं, टाइम भी बदल रहा है। अब आपको अपने मेडिकल के ज़माने 80s के टाइम की जो इलाज कल्चर था और आज के टाइम में क्या डिफरेंस पाते हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड एक शब्द में मैं अगर कहूँ तो डिफरेंस इज़ फॉर द गुड ऑफ पर्सन, फॉर द डिजीज़। मतलब मरीजों के हित में ही ये बदलाव हुआ है। ओके, हाँ, फ्रॉम प्योरली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और एज इक्विपमेंट जो चेंज है, ये डॉक्टरों की सुविधा भी कही जा सकती है। क्यों नहीं। देखिए, साइंस के किसी भी फील्ड में कोई प्रोग्रेस होती है, अल्टीमेट उसका अप्लाइड इम्पोर्टेंस इज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप चांद पे जा रहे हैं तो अल्टीमेटली दे वांट टू क्रिएट समथिंग विच विल बेनिफिट द ह्यूमन बीइंग्स। यस, अल्टीमेट गोल ही है। तो ऐसे ही फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर हुआ है तो फार्माकोलॉजी अच्छी हुई है, ड्रग्स अच्छी बनी है। फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में अगर अच्छे चेंजेस हुए हैं तो एंडोस्कोपिकल सर्जरी पॉसिबल हुई है। और अब मतलब द प्रोग्रेस हैज़ बीन इन फेवर ऑफ द पेशेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। पहले की तुलना में डॉक्टर साहब रोग तो बदले ही हैं। हाँ, रोगी की मात्रा बढ़ती जा रही है, आपको ऐसा लगता है? परसेंटेज में भी देखें तो नहीं, देखिए पॉपुलेशन देखिए रोगों का एब्सोल्यूट नंबर एंड रिलेटिव नंबर, इसीलिए मैं परसेंटेज बोला सर। हाँ, और डिजीज़ प्रोफाइल भी बहुत बढ़ गया है, बदल गया है। आपको बताएं कि पता नहीं आपको लगा कि नहीं लगा, 1977 was the last time smallpox vaccination was done। लगा है सर, यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे है।
तो आपकी उस जनरेशन के हैं जिनको लगा। तो 77 में द होल वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री। ऐसी इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, कुछ पॉकेट्स में अभी भी पोलियो है, लेकिन बाय एंड लार्ज पोलियो हैज़ बीन इरेडिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी पहले पोलियो रिलेटेड सर्जरी हुआ करती थी अब ख़त्म हो गई है। हमारे टाइम पे टिटनस वार्ड एक स्पेशली डेडिकेटेड वार्ड हुआ करता था जिसमें हमारी ड्यूटी लगती थी 15 दिन के लिए। अब यू हार्डली सी टिटनस केसेस बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। So disease profile has changed, सर्जिकल डिजीजेस का प्रोफाइल चेंज। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर साहब क्या मानते हैं, डिजीज को लेकर के आम जनता में चेतना भी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, चेतना बढ़ी है, बट उसका प्रैक्टिकल यूज कितना कर पाते हैं लोग, दैट इज अप टू द इंडिविजुअल। इस चेतना से एक चीज़ मैं समझ पाता हूँ कि आजकल लोग टेक्नोलॉजी जो आई है, जैसे सोशल ये गूगल को देखें, अब जैसे कोई रोग हुआ गूगल से पूछने लगते हैं, रिपोर्ट्स गूगल से देखने लगते हैं। तो आप एज ए सीनियर कंसल्टेंट सर्जन के तौर पे आपको क्या लगता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी को हमें कहीं ना कहीं एक डैमेज पार्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं कि अति नॉलेज खोज रहे हैं, या देखिए सही ऐसा है कि इसके कई डायमेंशंस हैं, है कि नहीं। इट इज़ गुड, मैं तो कम से कम ये सोचता हूँ, इट इज़ गुड दैट पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स, दे वांट टू सीक मोर नॉलेज। एंड ये डॉक्टर की भी ड्यूटी है कि उनकी क्वेरीज को, उनकी डाउट्स को क्लियर करे। एंड इट इज़ बेटर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए अवेयर पर्सन एज योर पेशेंट देन ए अनअवेयर पर्सन। तो मैं तो कोई बुराई नहीं देखता हूँ इसमें। ओके, बट एट द सेम टाइम मैं तो जब हमारे मरीज आते हैं, मैं ये कहता हूँ कि it is your right to choose your doctor, but once you choose your doctor, believe that doctor. That should be the end point. वो जो एडवाइस दे रहा है, क्रॉस चेक करने का, आंसर क्वेश्चन पूछने का आपका अधिकार है, बट बिलीव। तब ट्रीटमेंट पे डाउट मत कीजिए। अगर मैंने कहा है आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है और यू बिलीव मी, बिलीव मी। अच्छा एक डॉक्टर सर, आपने तो बहुत सारे मरीजों से गुजरे हैं जी, उसके अंदर मरीज के अंदर एक इच्छा होती है कि वो कितना ठीक हो रहा है। हाँ, डिस्पेंसरी में आया या अस्पताल में आया, बीमारी कुछ भी हो उसको, बट अपने डॉक्टर से ये जानना चाहता है कि डॉक्टर साहब सुबह और शाम की तुलना में मैं कितना ठीक हुआ हूँ। ये उसके मनोदशा में होता होगा। ऐसे में हिचकते हिचकते ही पूछता है, डरते डरते ही पूछता है, उसको लगेगा कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे। ऐसे केसेस में आपको लगता है कि डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि थोड़ा वो फ्रेंडली उसको जो है साइकोलॉजिकली मैनेज कर दे? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, आपने कहा है कि साइकोलॉजिकली। देखिए, आप क्या चीज़ कहते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है आप कैसे कहते हैं। हाँ, ये वेरी गुड है कि नहीं। हाँ, कहने का ढंग क्या कहने है? का ढंग कैसे। हाँ, मैं आपको मतलब गीता का ही उदाहरण दूंगा। ईश्वर कहते हैं कि किसी भी चीज़ का परिणाम 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कर रहा है, और जो करता है, किस पे किया जा रहा है, हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए किया जा रहा है और किस माहौल में किया जा रहा है। अब ले लीजिए, एक बच्चे में जो ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन एक बच्चे में और एक 80 साल के वृद्ध में, ऑपरेशन अपेंडिसाइटिस है, नंबर 1। नंबर 2, कौन कर रहा है। एक जो अभी अभी पास हुआ है लड़का, वो कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, 50 साल का एक्सपीरियंस है। तीसरा है किस माहौल में कर रहा है। आप अगर रिमोट बद्रीनाथ में उसको अपेंडिसाइटिस होगी या दिल्ली के एम्स में उसको अपेंडिसाइटिस होगी। फिर जो उसके पास साधन है, तो ये 4 चीज़ें। चौथा फैक्टर जो है वो होता है अननोन फैक्टर। डिस्पाइट एवरीथिंग, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, एम्स में भी द थिंग्स कैन गो रॉन्ग एंड थिंग्स कैन बिकम एब्सोल्युटली ऑल राइट इन द रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो ये चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से हर कोई नहीं सोचता इन बातों को, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस। हाँ, टाइम के साथ आप में एजिंग फैक्टर, एक्सपीरियंस और लोगों के टाइप ऑफ बीमारी भी है। हाँ, टाइप ऑफ बीमारी से जूझना, समझना, इलाज देना,
तो हमें लगता है सर एक सीनियर डॉक्टर जो है, जैसे आप जैसे डॉक्टर्स फ्रेंडली ऑटोमेटिक बन जाते होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ, कि भाई क्या फर्क पड़ता है देखिए- अगर किसी को हमने सही से जवाब दे दिया। सही जवाब ही देना चाहिए। हाँ, सही जवाब ही देना चाहिए। मैंने कहा ना, हाउ यू पुट कई इट, लोग दैट टाल इज देते मोर। हैं, अब बाद में बात करेंगे। दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डॉक्टर पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट, हम्म, जो मार पिटाई हम देखते हैं कुटाई- हॉस्पिटल वगैरह में, कहते हैं अभी क्या आप भीड़ लगाए हैं, बाद में बात करेंगे इस पे। नहीं, देखिए, पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसके सब चाहने वाले तो आएंगे ही, वेल विशर्स आएंगे, कुछ दिखाने के लिए आएंगे, कुछ वाकई जेन्युइन जो होते हैं, और हर कोई ये शो करना चाहता है कि आई एम मोर कंसर्न यस यस, और डॉक्टर से हम मिल के आ रहे हैं, मिल के आ रहे हैं। वो बता के जाएगा वो कि मैं बताएगा। पूछ के आता हूँ डॉक्टर से यार कि ये कब क्या वो सब होगा। कबाड़ा कर डॉक्टर साहब ने कहते हैं बिल्कुल कोई मस्त रहो, हाँ। जबकि प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। लेकिन एक चीज हमने देखा डॉक्टर साहब जी। कि जब कोई डॉक्टर से संपर्क करता है, मतलब मरीज है उसका या मरीज ही है, जब पूछता है ना तो बड़े भरोसे की, बड़ी उम्मीद की नज़र देखता है। हमें लगता है कि वहाँ पर एक जो ड्यूटी है ना, ये मित्रवत तो छोटा शब्द हो जाएगा, बहुत ही सेंसिटिव आंसर की तलाश रहती है। और ये सेंसिबिलिटी जो है ना सभी के पास तो नहीं होती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर कि डॉक्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना पहली ज़रूरत है। देखिए, इसके लिए कुछ फंडामेंटल वैल्यूज हैं। पुट योर सेल्फ इन हिज पोजिशन और हर पोजिशन एंड थिंग्स विल बिकम क्लियर, नंबर 1। नंबर 2, नेवर हाइड द ट्रुथ। अगर कोई पेशेंट, मैं तो ये करता हूँ, जब बहुत सारे लोग हैं तो आपसे ये पूछते हैं कि भाई की पर्सन कौन है, उसको लिफा भेज दो, उसके साथ एक और आ सकता है, हम आपस में बात करते हैं, उसको बता दिए, बिल्कुल ट्रुथ बिल्कुल बताइए कि मेरे हिसाब से दिस इज माई असेसमेंट ऑफ द होल सिनेरियो, ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा करना चाहिए। आप किसी और के ओपिनियन लेना चाहते हैं, यू आर एब्सोल्युटली फ्री। किसी और जगह जाना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह की लिमिटेशन सही बात है सर। तो यू हैव टू बी टोटली फ्री। क्योंकि मैं उस सोचता हूँ कि अगर मैं इस सिचुएशन में किसी अस्पताल में जाऊँ तो व्हाट विल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द डॉक्टर, तो सेम, इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको बरसों से देख रहा हूँ सर, जी, आपके चिकित्सालय भी जाता हूँ, हॉस्पिटल भी, और मरीजों के बीच देखा हूँ। कभी हम ही घर में कोई ज़रूरत पड़ गई इलाज के लिए तो मैं गया हूँ। कभी ऐसा नहीं लगता कि 10 लोग आ रहे हैं, कहीं इसको देखना है, उसको देखना है, उसका ऑपरेशन कर दिया, ये कर दिया। मतलब एक जो कॉम्पैक्ट लाइफ होती है, वो उस कॉम्पैक्टनेस में बहुत सारे एक डिफेक्टेड एस्पेक्ट की, जैसे फिर टाइम बढ़े, खाने का टाइम, जाने का टाइम, आने का टाइम, मरीज के सीरियसनेस का टाइम, मरीज के लोगों ने, तो इस सब से कोलैबोरेट करके उसको पूरे पावर के साथ बने रहना और लंबे बरसों बरसों बने रहना कितना टफ जॉब होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग एक बड़े ही अलग कृपा से और अलग व्यक्तित्व से तब ये उद्भव होता होगा। नहीं, ये तो इसके लिए देखिए, टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, मतलब टाइम के भी, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेशेंट, एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है, जिन पे आप डिपेंड रह सकते हैं। अगर आपके नर्स ठीक है, आपका नीचे वाला स्टाफ ठीक है, मरीज तो चाहेगा कि डॉक्टर 24 घंटे मेरे सिर के पास रहे। हर मरीज यही चाहता है। बिल्कुल, डॉक्टर एक है, मरीज 100 है और वो सबके सिर पे खड़ा रहे। डॉक्टर साहब जैसी घंटी बजाएगी, डॉक्टर साहब हाजिर होने चाहिए। अब उसकी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अगर पेशेंट चिल्ला रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, अगर हमने देख लिया उसकी पल्स ठीक है चिल्लाने दो इसको, देयर इज नथिंग टू वरी। बट मरीज कह रहा है साहब मैं ठीक ही लग रहा है, पर पल्स जा रही है उसकी 140 के आसपास, समथिंग इज रॉन्ग। तो यू हैव टू हैव द मॉनिटरिंग सिस्टम का यही इम्पोर्टेंस है, योर टीम, योर स्टाफ। आपकी वजह से सर ये मैंने देखा है कि डॉक्टर की उपस्थिति ना मरीज की आधी It बीमारी makes गायब it, कर देती है। बिल्कुल, it makes हाँ, उसको भरोसा बढ़ा देता है। भाई उसी की वजह से तो वो आया है। उसी की वजह से है। है कि नहीं? आफ्टर ऑल हॉस्पिटल इज नॉट ए वॉकिंग प्लेस कि कोई जा करके मजे के लिए जा रहा है वहाँ।
परेशान आदमी तो ही आता है। एनडी तिवारी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर, तो उन्होंने एक बार कहा था कि मित्र फ्रेंडली डॉक्टर होना चाहिए, जैसे मित्र पुलिस, वैसे बोले फ्रेंडली डॉक्टर। उन्होंने ये बात कहा था उस टाइम। डॉक्टर साहब, आपके टाइम से अब तक में अपने ज़माने का जो मेडिसिन था उसी रोग के लिए, और आज के टाइम में वो मेडिसिन चल रही है या बीच में सब नहीं, अलग? बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। आप हम ऑपरेशन जब करते थे तो ये जो ऑर्डिनरी धागा होता है इसको यूज़ करते थे। एक कैट गट जो कि शुरुआत वाली जो सुचर मटेरियल थे जिसको अब कोई यूज़ करता ही नहीं है, वो यूज़ करते थे। और मालूम पड़ा अभी ऑपरेशन किया, तीसरे दिन मरीज ने खांसा, आपको फिर जो है हर्निया निकल आया। हाँ, ऐसे ही होता था। ये इतने कच्चे सुचर्स हुआ करते थे। लेकिन अब ये जो ये भी बड़े चैलेंजिंग ये चैलेंजिंग। एंटीबायोटिक्स बहुत बढ़िया आ गए हैं। ड्रग्स जो हैं, पेन किलर उस समय सिर्फ मॉर्फिन हुआ करती थी, अब मॉर्फिन इज ऑलमोस्ट आउट, नॉन नार्कोटिक्स आ गए हैं। नहीं, मैंने जैसे उसी बात को मैं करूँगा, हर फील्ड में जो प्रोग्रेस हुई है वो उसने ये कंट्रीब्यूट किया। ये पब्लिक फेवर में ज़्यादा है, ओ यस, और डॉक्टर सपोर्ट में भी ज़्यादा है, डॉक्टर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ, दवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी। अब जो ये हम जिस समय जैसे ही ऑपरेशन होता है हमने ईसीजी पैड्स लगा दिए हैं, उसको 5 पैरा मॉनिटर लगा दिया है, एनेस्थेटिस्ट जो है जो बिल्कुल कैलिब्रेट करके दवाई दे रहा है। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ गैजेटरी जो आई है। अब जो चेंज आप देखते हैं दूसरे पर, दो डॉक्टर्स, एक आपकी जनरेशन का डॉक्टर, एक जेनजी डॉक्टर ये जो समझ लीजिए 10-15 साल के जो डॉक्टर, 10-15 तो ठीक ही हो गया, मतलब 8-10 साल के जो डॉक्टर्स हैं, और आपके टाइम इलाज के पैटर्न में कोई चेंज होता है या सिर्फ इक्विप्ड हैं और इसमें है? ये तो मेंटल सेटअप भी है, एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योर सर। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट मैथमेटिक्स, जिसमें चाहे कक्षा 2 वाला हो, चाहे पीएचडी होगा, 2 और 2 4 ही होगा, है कि नहीं। मेडिकल साइंस इज अ मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें जैसे मैंने अभी बताया कई फैक्टर्स हैं। डॉक्टर फैक्टर भी उनमें से एक है। मतलब आज इस स्टेज पे पहुंच के मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वी हैव डन ब्लंडर्स, द पेशेंट हैड डाइड। लुकिंग बैक, या मैं ऐसा ना करता तो शायद ऐसा ना होता। कभी डॉक्टर साहब ऐसा ख्याल आता है कि कभी कोई ऐसा लगे कि यार मरीज़ बहुत सीरियस है और आप बड़े बेचैन हुए हों, मतलब कि इसको कैसे ठीक करें, ये कैसे, इस तरीके का कभी फीलिंग क्यों नहीं होता? होता है तो बिल्कुल। सक्सेस रेट जनरली एक सर्जन के लिए तो एक बड़ा चैलेंज है कि सारी चीज़ें चिड़ फाड़ करके उसको ठीक करता है। तो एक हर ऑपरेशन चैलेंज होता है या कुछ ऑपरेशन? नहीं, we should be very grateful to the nature. Nature has got tremendous healing capacity. देखिए, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, यू नो कि इस प्रोडक्ट जो इसका प्रेडिक्टेबल कोर्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं पेशेंट के पूरे को देख करके, उसको पेशेंट को देख करके, उसके इन्वेस्टिगेशंस को देख करके, ये करके, एंड यू कैन नो योर लिमिटेशन कि मेरे बस की है कि नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन वी रिफर द पेशेंट टू ए बेटर सेटअप, जहाँ पूरी एक टीम है और ज़्यादा स्पेशली। अब की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय तो हमारे टाइम पे तो हमने खोपड़ी भी खोली है, चेस्ट भी खोला है, पेट भी खोला है। अब जिसने खोपड़ी खोली है वो खोपड़ी खोलता है, वो चेस्ट पे हाथ नहीं लगाता। इतना सुपर स्पेशलिटी का टाइम हो गया, स्पेशलिटी आती है, सुपर स्पेशलिटी। हमने फीमर में नील भी डाली है। तो मास्टर ऑफ MS जनरल सर्जरी मींस मास्टर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, हमें लगता है कि एक जनरल सर्जन के लिए सारी पढ़ाई करनी पड़ती है भाई। भाई कोई इसका डॉक्टर है, उसका डॉक्टर है, कोई थॉट का है, कोई है। आपने जैसे कहा कि ब्रेन भी जब ऑपरेट मतलब खोलना पड़ा, तो इसका मतलब सबको जानना पड़ता है उसको। एक देखिए ऐसा ना, अब जो है, देखिए डॉक्टर होने का बिगेस्ट, यू कैन से व्हाट शुड मेक यू हम्बल इन द सेंस
कि यू आर डीलिंग विद द मोस्ट एंड द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन ऑफ द यूनिवर्स, डॉक्टरी है ना। उसका मतलब एक बाल की जो एनाटॉमी अगर आप पढ़ें तो उसमें कितने चमत्कार है। तो जब आप ये रियलाइज करते हैं कि यू आर जस्ट ए टेक्नीशियन हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड टू द पर्सन, तब आपको ह्यूमिलिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, एनाटॉमी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आज भी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर का बच्चा 12th पास करके जब मेडिकल कॉलेज में जाता है, उसको एक बॉडी दे दी जाती है ना, और पूरे बॉडी के साथ वो कई दिनों तक कभी ये खोलेगा कभी वो करेगा, है ना। इतना जज्बा या इस तरीके का सीख जो है मेडिकल साइंस में ही हो सकता है, बाकी जगह इतना जल्दी प्रैक्टिकल हमने नहीं देखा कि फर्स्ट ईयर में गया और ये, क्योंकि मैं इसलिए सब बोल पा रहा हूँ क्योंकि आपकी बिटिया। हाँ, बट सर ये बहुत ही एक जिगर को भी अपना भी मजबूत रखना बहुत मजबूत करना पड़ जाए वन बैक ऑफ योर माइंड कि आप कि भले के लिए कर रहे हैं, तो तब मैंने आपको तो ऐसा भी देखा है कि जैसे हम गए हैं आपके पास कुछ काम से, किसी इलाज अपना ही या घर में किसी, फिर हम उठे तो ऐसा होता था कि मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन करने, आप बोलते थे ऐसा। तो आपका हम वही एक बार आप, मुझे याद है जैसे आप कहे थे कि जैसे आप कुर्सी से उठे कि भाई क्लास में जा रहे हैं, वैसे हम कुर्सी से उठे कि हम ऑपरेशन थिएटर में जाए। अभी इस समय डॉक्टर साहब आप अविरल हॉस्पिटल में हैं, जो शास्त्री नगर में देहरादून मेन रोड हरिद्वार रोड पर है। बहुत ही खूबसूरत आपका हॉस्पिटल है, हम तो वहाँ जाके देख लीजिए, पार्किंग सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया है। पेशेंट की जिस तरीके से वेराइटीज़ बढ़ रही है, क्या उसी रेशियो में अवेयरनेस भी आ रहा है, या अगर अवेयरनेस आ जाए तो इतने पेशेंट ना बढ़े? नहीं, इसमें थोड़ा सा कैच है इस स्टेटमेंट है, इन द सेंस कि अगर आप पैटर्न देखें, इस समय वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 8 बिलियन। यस। क्यों 8 बिलियन हो गई है? बिकॉज द मोर्टेलिटी हैज़ गॉन डाउन। फर्टिलिटी भी लो हुई है, लेकिन मोर्टेलिटी हैज़ गॉन डाउन ट्रिमेंडसली। यस यस। आपको जब 2 बच्चे बचते थे, जबकि 10 बच्चे जिसके होते थे कहीं कहीं तो हाँ ठीक बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, द लॉन्गेविटी ऑफ द लाइफ हैज़ गॉन अप। जिस समय हम लोग स्वतंत्र हुए थे, उस समय एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द इंडियन मेल एंड फीमेल वाज अराउंड 35-40 के ईयर्स के आसपास थी। अब जो है वो मिड 70s में है कि नहीं? ठीक है। तो 2 इफेक्ट हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ द लाइफ, मोर्टेलिटी हैज़ गॉन डाउन, द लॉन्गेविटी हैज़ इंक्रीज, द ओवरऑल ह्यूमन लाइफ हैज़ प्रॉस्पर्ड, नंबर 1। तो उसकी वजह से जो अधिकतर पॉपुलेशन जो 60 में निपट जाती थी, वो अब पहुंच रही है 80 तक। तो जीरियाट्रिक प्रॉब्लम जो है, फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स। जापान वगैरह जिनमें कि जीरियाट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना में तो 50-50 है, कोरिया है, पूरा यूरोप है, दे आर फेसिंग द जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स। ये दवाइयाँ जो है मरीज के लिए क्या होती हैं? फ्रेंड है, दवाइयाँ फ्रेंड है। आप इमेजिन कर, मैं रोटरी की एक उसमें अफ्रीका इथोपिया हम लोग गए थे। इथोपिया में हमें अंधाधुंध जो है प्रोस्टेट के ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई इतना क्यों ऑपरेशन है यहाँ, क्या वो टेम्सिलोसिन दवाई अवेलेबल नहीं है? कहा नहीं साहब, यहाँ तो क्या होती है ये दवाई? तो टेम्सिलोसिन हैज़ रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ प्रोस्टेट ऑपरेशन बाय हाफ। ये पता कैसे चलेगा कि उसके तरीके हैं, मतलब वो टेक्निकल चीज़ आ गई है, टेक्निकल आ गई। बट दूसरा ये बढ़ जाए तो एक और डिजीज कैंसर तक हो रहे हैं प्रोस्टेट। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर देखिए फिर ये तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। बट कहने का मतलब यह है कि मेडिसिन्स यूज्ड जुडिशियसली आर योर फ्रेंड्स। डोंट, लोग ये कहते हैं नहीं मैं तो मेडिसिन खाता ही नहीं हूँ, ये फलानी जड़ी खा देता हूँ। आफ्टर ऑल दे आर दी केमिकल्स जो कि बॉडी की जो समथिंग विच इज गोइंग रॉन्ग उसको सेट कर रहा है। करीब भारत में इस समय 13 से 14 लाख के बीच डॉक्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और 7.5 लाख शायद
अदर अदर मतलब एलोपैथ के अलावा। ये हम लोग 1.5 अरब के आसपास की पॉपुलेशन है। WHO ये कहता है कि 1000 पे डॉक्टर होना चाहिए। भारत की हालांकि रिपोर्ट तो बताती है कि हम सक्षम हैं, लेकिन आपको लगता है कि गांव में क्या ऐसी परिस्थिति डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? आप ये बताइए कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट देहरादून में 5 मेडिकल कॉलेज हैं। डज इट रिक्वायर 5 मेडिकल कॉलेज इन देहरादून? लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, मैं कभी कभी बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ जब उत्तरकाशी से एक आदमी एक सिस्ट निकलवाने के लिए मेरे पास आ रहा है। बीच में इतने लंबे अस्पताल हैं, होना छोड़ के अच्छा छोड़ के आता है, छोड़ के आता है कि डॉक्टर साहब आपसे करवाना है। अब 5-10 मिनट का काम है, बीच में क्यों नहीं करवाया? दैट इज अनदर एस्पेक्ट। मतलब वो ये है कि आपसे ही करवाना है ना, ये करवाना भरोसा है। वही आपने मेरे उसका किया था 10 साल पहले उसे, तो वो तो भरोसा है। एक्चुअल में हम लोगों का पैटर्न जो है, हम लोगों ने डिज़ाइन किया वेस्टर्न उस पर। इंग्लैंड में आपके इलाके का जो जीपी होगा, बिना उसके रेफरल के आप स्पेशलिस्ट से नहीं मिल सकते हैं। समझ गए नहीं? आपके आपको चाहे आपको कुछ भी हो रहा होगा, इमरजेंसी एक्सट्रीम इमरजेंसी को छोड़ करके जीपी के अलावा आप मिल नहीं सकते हैं। यहाँ आप फीस दीजिए, किसी भी स्पेशलिस्ट से आप मिल सकते हैं। ठीक बोला। इसके अपोजिट जो अमेरिकन सिस्टम है, दिस इज टोटली प्राइवेटाइज सिस्टम। आप एक दुकान में जा कर के गन खरीद सकते हैं, लेकिन पैरास्टामोल की टेबलेट नहीं खरीद सकते हैं। सही बात बोल रहे और हमारा सिस्टम इज ए मिक्सचर ऑफ टू। अच्छा डॉक्टर साहब, बिना डॉक्टर के सलाह के मेडिकल स्टोर से सीधे दवाई लेके खाना, आप क्या राय? नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। भले ही डॉक्टर भी वही दवाई देगा, लेकिन उसका डोज तय कर देगा, एमजी तय कर देगा, डोज भी तय करता है। बट व्हेन डॉक्टर इज गिविंग ही इज गिविंग आफ्टर थिंकिंग समथिंग। कुछ चेक फेक करके करेगा, कुछ जो है कुछ कारण की। ऐसी बात नहीं कि उसके देने के एलर्जिक रिएक्शन नहीं होंगे, डॉक्टर के देने पे वो भी होंगे जब आदमी का सेंसिटिविटी वैसी है। बट मतलब आप जो पढ़ाएंगे और आपका जो क्लर्क पढ़ाएगा उसमें, लेकिन उसके पीछे बहुत सोच। बढ़िया, ठीक बोल रहे। आप अपने गांव के पहले डॉक्टर थे? हाँ, अभी भी मैं अब नहीं, अभी और हो गया, और हो गया। अच्छा, और अगर उस समय के ज़माने के हिसाब से बात करें, उत्तराखंड जितना है, उस समय तो उत्तर प्रदेश था, जितना उत्तराखंड है उसमें आप जैसे लोग बहुत कम डॉक्टर रहे होंगे। बहुत कम। एक बैच में हम लोगों को 3 या 6 हुआ करते थे। मतलब 3 उत्तराखंड वाले, हाँ। और 3 मतलब एक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, सीमांत के 3। हाँ। और जनरल वैसे जनरल के तो मैं तो जो निकल गया वो तो सीमांत के उस कैटेगरी से ही आउट हो गया। तो आप हमारे बाहर हो गए थे अब हम उससे। बाहर हो गए। हाँ। तो हम 6-7 लोग थे पहाड़ की तरफ से। एक साथ जो पढ़े, हाँ, एक साथ जो पढ़े, अलग अलग जगहों पर रहे होंगे। अब वो आपके तो क्लासमेट भी रहे, तो वो सब अभी अपने अपने क्षेत्र में डटे हैं। कुछ खबर हैं, कुछ लोग हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आप लोग एक इतने बड़े पूरे उत्तराखंड में काम किया, देहरादून में इस्टेब्लिश होकर काम कर रहे हैं, तो सारे डॉक्टर तो आपको जानते ही होंगे। अब यंगर लॉट भले ही नहीं जानता होगा, लेकिन सीनियर जानते हैं, सीनियर सब। हम यंगर को नहीं जानते, यंगर हमें नहीं जानते। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि यंगर्स अगर सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करें, मिले बैठें, हाँ। तो थोड़ी उनकी नॉलेज अप हैंड हो सकती, बेटर हो सकती है। क्योंकि हमें लगता है, जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि एक जो IAS ऑफिसर आता है सेलेक्ट होके, जब वो ज्वाइन करता है असिस्टेंट कलेक्टर, ऐसे कुछ चीज़ें कलेक्टर के साथ ज्वाइन करता है डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग कहते हैं कि कलेक्टर का जो कलेक्ट्रेट है उसके लिए दूसरा घर होता है सीखने का, बिल्कुल है ना, नए के लिए। उसी तरीके से एक नया डॉक्टर भले ही MD MS XYZ जो भी कर गया है, सीनियर डॉक्टरों के साथ हो तो उसके अनुभव को वो चुरा सकता है, कई चीज़ें सीख सकता। और हमें लगता है कि आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स जो कि जानते हैं कि भाई ये थाती लेके कहाँ जाना है, हाँ, दे दो सब। नहीं,
ऐसा है कि मेरे ख्याल से लोगों को अवेयर भी होना चाहिए कि वी हैव गॉट हर स्पेशलिटी की अपनी अपनी एसोसिएशंस हैं पूरे देहरादून में। एनेस्थीसिया की अलग है, सर्जिकल है, फिजिशियंस है, पीडियाट्रिशियंस की अलग है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अलग है, यूरोलॉजिस्ट के अलग है, एंड देयर इज यूजुअली मंथली मीट होता रहता है। ये एक्सचेंज आइडियाज। अगर पब्लिक को, मरीज या आम जनता को, मरीज तो खैर क्या वर्ड बोलना चाहिए, आम जनता को एक चिकित्सक, एक सीनियर डॉक्टर कोई सलाह देना चाहे तो आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सलाह तो यही है कि हेल्थ इज़ योर मोस्ट प्रीशियस पोजेशन, एंड ब्यूटी ये है कि 70-80% ऑफ द टाइम्स यू कैन मेंटेन योर हेल्थ। आपको किसी पे डिपेंडेंट, बहुत सिंपल है हेल्थी रहने के फंडे है कि नहीं। बी रेगुलर, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, खाना पीना अपना ठीक रखिए, रेगुलर चेकअप कराते रहिए, क्योंकि टाइम पे अगर कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाए इट कैन वेरी इजीली। अब इसमें चलते चलते फिर ये भी बताइए कि रेगुलर जो चेकअप शब्द है, ये सबके लिए है या एक एज के साथ? नहीं, सबके लिए है। अच्छा, सबके लिए है इन द सेंस कि हर एक स्टेज पे अलग अलग ढंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, है कि नहीं। कुछ ब्लड जो है हम 30 साल की, कुछ टेस्ट हम 30 साल की उम्र में तक करते हैं, लेकिन 40 साल तक होते होते उसमें कुछ और एडिशन कर देते हैं, 50 साल में कुछ और एडिशन कर देते हैं, 50 साल के होते होते ईसीजी भी कहते हैं भाई तो ईसीजी भी करवा लो, 60 साल का हो गया थोड़ा, उसने कहा तो एक टीएमटी भी करवा लो। तो टेस्ट आर डिजाइन एज पर एज एंड अदर फैक्टर्स। अगर डॉक्टर साहब कोई नींद सही ले रहा है, भोजन ये बाजार का बहुत नहीं ले रहा है, हाँ, कम से कम लेना है। हाँ, ट्रॉली भी मतलब खाने के लिए बना हुआ, स्वाद के चक्कर में ले हाँ, लिया, बट पेट नहीं भर रहा है उससे। घर का अच्छा खाना खा रहा है, नींद अच्छी ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसे डॉक्टर की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, ऐसा है जैसे मैंने शुरू में, शायद आपको याद हो कि कॉलरा वैक्सीन लास्ट 77 में लगा है। दुनिया में जितनी भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन, नॉट बिकॉज ऑफ क्योर। क्योर के लिए तो एक डॉक्टर चाहिए, एक मरीज चाहिए। यस यस। एक टिटनस के वैक्सीन जो मदर को लगाए जाते हैं, अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है। या दूसरा एग्जांपल दे जाए कि नमक में आयोडीन जो मिला करके घेगे की बीमारी खत्म कर दी गई है। तो प्रिवेंशन हैज़, तीसरा जो सबसे कॉमनेस्ट उदाहरण दिया जाता है कि बच्चों में डायरिया में जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिससे करोड़ों बच्चे की जान बची है। तो प्रिवेंशन हैज़, वो ग्लैमरस नहीं है प्रिवेंशन करना, लेकिन प्रिवेंशन ग्लैमरस तो यह है कि सर्जन साहब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, लाइट जल गई होगी, वो ग्लैमरस है, बट ओनली 1% इज अफेक्टेड बाय दैट। मोर इम्पोर्टेंट इज द प्रिवेंशन। आपने अपने अनुभव में देखा होगा कि जब मरीज आता है और ठीक होके जब जाता है, तो जो आप कहते हैं उसका अमल करने का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको लगता है कि भाई यार अब ये करना पड़ेगा। और ऐसे किसी स्वस्थ व्यक्ति को कहा जाए एक्सरसाइज करो, फास्ट फूड मत खाओ, घर का खाओ, शुद्ध पानी पियो, नींद पूरी लो, ज़्यादा मोबाइल पे मत रहो, वगैरह वगैरह, कितना भी बोल दीजिए, जब तक वो चपेट में नहीं आता है तो ये ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन नेचर है, इसीलिए बीमारियां भी होती रहेंगी, अस्पताल भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोग समापन करेंगे। एक डॉक्टर बनने में कितना जज्बे की जरूरत पड़ती है? और कितना धैर्य और कितना ज़्यादा एक कहें पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है? देखिए, मेरे ख्याल से लाइक एनी अदर प्रोफेशन, दिस इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। यू नेवर से कि आज हो गया दिस फार एंड दिस मच, ये कंटिन्यूस था। इवन टुडे कोई हर्निया का पेशेंट आएगा, दिमाग में कहीं इसकी रिकरेंस ना हो जाए, इसका रिपेयर ठीक होना चाहिए इसके, तो दिस इज़ ए कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। ये चीज़ें तो वन शुड नेवर फॉरगेट, खास करके जो टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही हैं। जो मेडिकल कॉलेज में इस समय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप उनको एज ए गार्जियन, एज ए सीनियर कंसल्टेंट, आप क्या सलाह देना चाहेंगे अच्छा इंसान बनने के साथ साथ? यस,
फर्स्टली दे शुड फील ब्लेस्ड दैट दे हैव एंटर्ड ए प्रोफेशन जिसमें कि वो इंसान जो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है उसको डील करेंगे, है कि नहीं? तो दे शुड रियलाइज द ग्रेटफुलनेस एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर प्रोफेशन. यूटिलाइज योर टाइम बेस्ट. अल्टीमेटली नॉलेज इज गोइंग टू मेक यू व्हाट यू आर गोइंग टू. हाँ, फिर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सही बात आपने कहा कि कुछ चीज़ें को हम जितना सहज बना दें लोगों के लिए, है ना, उतना ही बढ़िया प्रोफेशन है हमारा, हो यस. है ना. टफ क्यों आप बनाना? तो मतलब खुद टीचर गुरु हैं तो आप जानते हैं कि मतलब मेक इट एज मतलब सिंपल एज पॉसिबल. आज की बातचीत आपने सुनी. एक चिकित्सक के तौर पर आपने जो भूमिका अपने जीवन काल में अब तक निभाई थी उसके कुछ अंश मात्र की जानकारी हम तक भी पहुंची और जिसको आपने भी सुना. पॉडकास्ट में एक बातचीत का एक साइज़ है, टाइम है, नहीं तो इतने बड़े अनुभव को एक पॉडकास्ट और कुछ मिनटों में नहीं समेटा जा सकता. लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज की बातचीत से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स, कोई जूनियर डॉक्टर्स जो अपने इस प्रोफेशन में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के प्रयास में होंगे, और वो आम जन भी जो बीमारी के जद्दोजहद से अक्सर जूझते हैं और बीमारी किसी के लिए हमेशा तैयार रहती है, सावधान हमें रहना होता है. और अगर हम न बच पाएँ तो दूसरा रास्ता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो आज की बातचीत को हम यहीं देंगे विराम. अगले सप्ताह किसी और शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे. डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद. और बहुत अच्छी बातचीत हम लोगों की हुई. तो मैं समझता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए, देखिए, समझिए और अपनी जीवन की जो सबसे ज़रूरी पक्ष है, हम भी कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि ज़िंदगी की 3 चीज़ बड़ी ज़रूरी है: हेल्थ, टाइम एंड प्रेजेंस. हेल्थ होगा तभी आप टाइम के साथ कुछ कर सकते हैं और टाइम होगा तभी आप कहीं उपस्थित हो सकते हैं. वो खाने की टेबल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है या बाज़ार भी हो सकता है. और जिन लोगों के पास हेल्थ ही नहीं है, उनके पास न टाइम है न प्रेजेंस है, वो सिर्फ बीमारी है और उससे निकलने का रास्ता खोजा जा रहा है. तो आज एक बहुत ही खूबसूरत, विद्वान, पढ़े लिखे, बहुत लंबे अनुभव वाले चिकित्सक डॉक्टर माधव प्रसाद मैठानी जी से बातचीत हुई. आप देहरादून के अविरल हॉस्पिटल में बैठते हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, सीनियर सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं और हम भी अपनी चिकित्सीय सुविधा डॉक्टर साहब के से सरोकार रखते हुए निपटा लेते हैं. ईश्वर करे वैसे कोई बीमार ना हो, लेकिन ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो चिकित्सालय जाने से कतराना भी नहीं चाहिए. थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम देखने के लिए.